बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं डॉक्टर सुदेश कुमार गुप्ता नीट महारिविजन कोर्स में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ बेटा। पी ब्लॉक का 15 टू 18 ग्रुप वाले मेंबर्स अपन को डिस्कस करना है। क्वेश्चंस का जो सिलेक्शन है वो किस बेसिस पे किया गया है वापस से कि एनसीईआरटी को फोकस रखते हुए उसकी लाइनों से सवाल बनाए। तो अगर आप एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगा के भी इन सवालों को देखेंगे ना बेटा तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और चाहो तो आप सवाल सुनने के बाद एनसीईआरटी की रीडिंग लगाए, आपको अपने आप महसूस होगा कि हाँ एनसीईआरटी की बहुत सारी चीजें अपन ने इसमें कवर करनी है, ठीक है बेटा। देखिए पहला सवाल, फॉर H3PO3 एंड H3PO4 द करेक्ट चॉइस इज। बेटा H3PO3 की स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो क्या है, P डबल OH OH और एक इसमें PH बॉन्ड होता है, जबकि H3PO4 में बेटा P डबल O OH OH और OH ये स्थिति होती है। यहाँ पर बेटा एसिडिक फॉर्म में वो वाला H प्लस मिलता है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो, P से H जो जुड़ा हुआ है वो नहीं मिलता, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है बेटा P और H की वो लगभग सिमिलर होती है, एक जैसी होती है। स्लाइटली P की थोड़ी सी ज्यादा होती है पर सिमिलर सी कैटेगरी होती है। तो यहाँ पे वाला बेटा मुझे एसिडिक H प्लस की फॉर्म में नहीं मिलता, मुझे ये मिल सकता है, ये मिल सकता है, इधर से ये और ये और ये। तो बेटा ये तो है ट्राई बेसिक, जबकि ये वाला जो है ना बेटा वो है डाई बेसिक। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि बेटा इसका जो रिड्यूसिंग बिहेवियर होता है बेटा, रिड्यूसिंग बिहेवियर वो होता है बच्चे ड्यू टू पीएच बॉन्ड। इस पीएच बॉन्ड की वजह से ये रिड्यूसिंग बिहेवियर दे सकता है बेटा कि भैया किसी को इलेक्ट्रॉन बेटा भाई हाइड्रोजन दे या इलेक्ट्रॉन दे तो बेटा वो इस बॉन्ड की वजह से दे पाता है बेटा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ना के बराबर है। तो यहाँ से बेटा फिर भी थोड़ा बहुत होमोलाइसिस होने का चांस रहता है, लेकिन यहाँ तो बेटा कोई चांस ही नहीं है ऐसी स्थिति में। तो ये वाला H प्लस की फॉर्म में मिलता है बेटा, ठीक है ना। और ये वाला कौन सा बिहेवियर दिलवाता है, इससे रिड्यूसिंग बिहेवियर करवाता है बेटा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट H3PO3 इज डाई बेसिक, ठीक है बेटा, यहाँ तक की बात एकदम सही है, डाई बेसिक है एंड रिड्यूसिंग येलो, पहला ही आपका सही है। दूसरा H3PO3 इज डाई बेसिक, यहाँ तक की बात सही है, लेकिन नॉन रिड्यूसिंग, ये बात गलत है। अरे वो तो रिड्यूसिंग है, वो Ag+ को रिड्यूस कर सकता है। H3PO4 इज ट्राई बेसिक, H3PO4 इज ट्राई बेसिक बेटा। तो क्या कंडीशन आ गई, ये सही बात है, यहाँ तक ट्राई बेसिक है एंड रिड्यूसिंग, ये गलत है बेटा, ये गलत हो गया इसका, क्योंकि इसमें कोई पीएच बॉन्ड नहीं है। H3PO3 इज ट्राई बेसिक, ये तो यही बात खत्म हो गई बेटा, क्योंकि ये थाई डाई बेसिक। अब एक्चुअली बेटा ये सवाल सेलेक्ट क्यों किया मैंने, खास चीज मैं बताऊं आपको इस सवाल को सेलेक्ट करने की, वो ये है कि डाई बेसिक, ट्राई बेसिक, रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग में बच्चा एग्जाम में जल्दीबाजी में कंफ्यूज होकर के एरर कर देता है। तो बहुत आराम से सोल्व करना है, आता है ये मैक्सिमम बच्चों को। तो बेटा बस इतना कि आराम से सोल्व करना है कि ये डाई बेसिक है, ये ट्राई बेसिक है। तो डाई बेसिक था, डाई बेसिक था, ये ट्राई बेसिक लिख दिया यहाँ पर, ये तो बात ही गलत होगी, ठीक है। ये ट्राई बेसिक ही है। अब ये वाला नॉन रिड्यूसिंग है, जबकि इसमें इसको रिड्यूसिंग लिखा हुआ है, तो ये चला गया। और ये वाला रिड्यूसिंग है, जबकि इसको नॉन रिड्यूसिंग लिखा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया बेटा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, इसमें फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, on addition of concentration, on addition of concentrated H2SO4, ठीक है, to a chloride salt, जब क्लोराइड सोल्ट के साथ में आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 जोड़ा, कलरलेस फ्यूम्स, देखिए बेटा वास्तव में तो ये इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता और HCl बनाता है। अब चाहो तो आप इसकी व्हाइट फ्यूम्स बोल दो बेटा, और चाहो तो आप इसे बेटा व्हाइट है मतलब स्पेशल कोई अलग से कलर नहीं दिख रहा, ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, तो चाहे आप उसे कलरलेस बोल दो। आगे क्या बोला, बट इन केस ऑफ आयोडाइड सोल्ट, आयोडाइड सोल्ट के साथ में जब कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे तो बेटा ये आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर देता है और I2 बनाएगा। और इसकी कैसी फ्यूम्स होती है बेटा, वॉयलेट कलर की फ्यूम्स इसकी होती है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसने ये पूछा कि वॉयलेट फ्यूम्स मिलती है, क्यों मिलती है, तो H2SO4 रिड्यूस HI टू आयोडीन, गलत बात बेटा, ऑक्सीडाइज किया है। क्या किया है जवाब दो, ऑक्सीडाइज, पहला गलत हो गया। HI जो वॉयलेट कलर होता है, नहीं बेटा, इसने HI बनाया भी नहीं और HI का वॉयलेट कलर होता भी नहीं। HI गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इन I2, एकदम सही बात है बेटा कि I2 में ऑक्सीडाइज होकर के वॉयलेट कलर दे रहा है।
P4 व्हाइट P4 जो है व्हाइट फॉस्फोरस NaOH के साथ में ये करवाया गया है इनर्ट मीडियम ऑफ CO2। ये क्यों देते हैं? इनर्ट मीडियम ऑफ CO2 क्या करता है बच्चे, ये इसको P4O10 बनने से रोकता है। अगर बेटा इसको इनर्ट मीडियम ऑफ CO2 नहीं दिया जाए तो ये P4O10 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसको उसमें बदलने से रोकता है। और NaOH के साथ में एक्वस मीडियम में होती है रिएक्शन, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देता है बेटा। कौन सी रिएक्शन देता है बच्चों बोलो? ये देता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और एक तो ये मिनिमम में बदल जाता है, मतलब -3 में चला जाता है। और साथ में बेटा अगर NaOH साथ में लिया हुआ तो क्या बना देगा? NaH2PO2 बेटा। अब इसमें से ये तो बेटा एक्वस हो जाता है और ये गैसियस होता है। ध्यान दें, एक छोटा सा ब्रैकेट में लिखा हुआ है गैसियस बेटा, है तो इस हिसाब से बेटा आपको ये वाली कंडीशन लेनी पड़ेगी, गैसियस लिखा हुआ है ना, इस हिसाब से। अब इसके बारे में पहला बोला गया है कि इट इज हाईली पॉइजनस, सही बात है, एंड स्मेल लाइक रोटन फिश बेटा, सड़ी हुई मछली की जैसी स्मेल होती है, एकदम सही बात है। दूसरा क्या बोला? its solution in water decompose in the presence of light giving red phosphorescent H2, एकदम सही बात है। ये एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप कभी एनसीईआरटी पढ़ो तो बेटा ये लाइन एकदम क्लियर कट लिखी हुई है। तीसरा, इट इज मोर बेसिक देन अमोनिया। सोच लेते हैं एक बार बेटा, एक्चुअली आपको क्या करना है बेटा, ड्रैगो रूल फॉलो करना है। होता क्या है बेटा कि NH3 में नाइट्रोजन का लोन पेयर है और PH3 में फॉस्फोरस का लोन पेयर है। अब इसमें बेटा sp मिक्सिंग होती है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो इसमें 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं बच्चे, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं। किसके केस में? NH3 के केस में। तो बेटा नाइट्रोजन के साथ में एक ये हो गया है, 2 3 और ये 4। अब बेटा 3 तो हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं इसके साथ में और एक में होते हैं लोन पेयर, यानी इसका जो लोन पेयर है ना बच्चे, बात ये है कि वो डायरेक्शनल ऑर्बिटल में, हाइब्रिड जो है ना बेटा वो डायरेक्शनल ऑर्बिटल होता है, डायरेक्शनल ऑर्बिटल में। जबकि यहाँ बेटा sp मिक्सिंग नेग्लिजिबल होती है, या तो बोलो होती नहीं है। भाई ड्रैगो नियम की क्या शर्त है बेटा कि एलिमेंट जो है सेकंड पीरियड का नहीं हो, मतलब थर्ड बड़ा होना चाहिए, तो सेकंड का अलाउ नहीं है, थर्ड या उससे बड़े चलेंगे। सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, हाइड्रोजन अलाउड है उसमें बेटा, और सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए। तीनों शर्तों को पूरा कर रहा है, तो इसमें sp मिक्सिंग जो है ना बेटा वो नेग्लिजिबल होती है। और S और P के साथ में अगर मिक्सिंग नहीं हुई तो बेटा इसका जो लोन पेयर है ना वो S में पड़ा रहता है। किस में पड़ा रहता है? प्योर S में, लगभग प्योर S में बेटा। और अगर इसका लोन पेयर प्योर S में है, ध्यान दे बेटा, रटिए मत, फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन लिखो ना आप लोग बेटा, क्या आ जाएगा? नियोन के बाद में 3s2 3p3 आएगा ना, तो बेटा P के जो 3 इलेक्ट्रॉन थे उन तीनों ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया एक एक, और S का लोन पेयर उसी के अंदर सेफ पड़ा हुआ रह जाता है, क्योंकि यहाँ S और P की मिक्सिंग नहीं होती है। तो इसका लोन पेयर जब प्योर S में पड़ा हुआ है बेटा, अब सुनना मेरी बात की, प्योर S जो है ना ये बेचारा नॉन डायरेक्शनल होता है, इसके पास में कोई डायरेक्शन नहीं होती, नॉन डायरेक्शनल है। अब होगा क्या कि जब लोन पेयर देने की बात आएगी तो ये तो अच्छे से लोन पेयर दे पाएगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन है, या फिर जो लोन पेयर खाने आ रहा है वो इसके पास आसानी से पहुंच पाएगा क्योंकि उसको पता है कि मुझे किस डायरेक्शन में किसके पास जाना है। लेकिन बेटा इसके पास आने वाला जो स्पीसीज है जिसको लोन पेयर चाहिए वो आसानी से अप्रोच नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो बेचारा बेटा किसी नॉन डायरेक्शनल के पास अप्रोच कर रहा है, मतलब उसे पता ही नहीं है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। जब ये पता ही नहीं है किस डायरेक्शन में जाना है तो फिर बेटा बात कैसे बनेगी? तो एक्चुअली ये लेस बेसिक हो जाता है बेटा। कैसा होता है? जवाब दो, लेस लुईस बेसिक बेटा, लेस बेसिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका लोन पेयर बेटा प्योर एस में पड़ा हुआ है, वो नॉन डायरेक्शनल है। प्योर एस में क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि बेटा एस और पी की मिक्सिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सेंट्रल एटम की साइज बड़ी है, सराउंडिंग की है कम है, वो सेंट्रल एटम पर लोन पेयर साथ में प्रेजेंट है तो मिक्सिंग नहीं हो रही। लोन पेयर एस में पड़ा हुआ है, वो नॉन डायरेक्शनल है, इसलिए आसानी से लोन पेयर नहीं दे पाएगा, तो ये लेस बेसिक है। जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? मोर बेसिक। तो ये बेटा स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा ना आपसे बेटा, ये स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, HX की रिएक्शन MnO2 से करवा करके बेटा X2 गैस रिलीज करवाई है, ठीक है, जिसका ग्रीनिश कलर, ग्रीनिश कलर। यहीं पर बहुत हद तक बात खत्म हो जाती है कि भैया भाई हो सकता है Br2, लेकिन बेटा उसका तो कलर अलग होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। ग्रीनिश येलो बेटा या क्लोरीन का हो सकता है, ये दोनों तो स्लग है। अब बेटा बाद में रिएक्शन करवाई गई है
NH3 की इस गैस के साथ में, मतलब क्लोरीन के साथ ही रिएक्शन कर रहा है, और क्लोरीन एक अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो भी एक्सेस में लिया हुआ है। तो नाइट्रोजन की -3 स्टेट को बेटा वो +3 स्टेट तक ऑक्सीडाइज कर देता है, काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो भी एक्सेस में लिया हुआ है। तो बेटा ये नाइट्रोजन की जो -3 स्टेट थी ना, उसको कहां तक ऑक्सीडाइज कर देगा बेटा, +3 तक इसको आसानी से ऑक्सीडाइज कर देता है। अरे क्या समझे क्या? और वास्तव में बेटा ये अनस्टेबल ट्राईहैलाइड होता है, NCl3 हो, NBr3 हो और Ni3 हो, तीनों ही अनस्टेबल ट्राईहैलाइड बेटा, एक्सप्लोजिव होते हैं। ये बनने के बाद में बेटा, अगर ये बनने के बाद भी स्टेबल ना रह पाए तो बेटा अनस्टेबल होते हैं, और ये बेटा एक्सप्लोजन के साथ में रिएक्शन करके बेटा डिकम्पोज होता है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा आपका, बी वाला। वो सिंपल सी चीज है, देखो समझाऊंगा आपको वापस। भाई यहाँ नाइट्रोजन -3 था, अगर आप ये देखो तो यहाँ भी नाइट्रोजन -3 स्टेट में है। भाई ये NH4 + Cl- है ना बेटा, तो नाइट्रोजन की स्टेट यहाँ -3 है, जबकि क्लोरीन तो इसे ऑक्सीडाइज करेगा और एक्सेस में है तो बेटा +3 तक ऑक्सीडाइज कर देगा। क्लियर है? जिंक प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है, अगर कंसंट्रेटेड HNO3 है, क्या कंडीशन होती है बेटा, इधर देखिए, एक मेटल जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, मतलब जिसका SRP नेगेटिव हो, उसके आप बेटा अगर वेरी डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करवाते हैं, डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करवाते हैं और कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करवाते हैं, एक ऐसा मेटल बेटा जिसका SRP पॉजिटिव है, तो उसकी रिएक्शन वेरी डाइल्यूट HNO3 से करवाते हैं, डाइल्यूट HNO3 से करवाते हैं, और बेटा कंसंट्रेटेड HNO3 से करवाते हैं। ये दो कंडीशन है मेरे पास में बेटा। नेगेटिव SRP के उदाहरण में जैसे जिंक आ जाता है, और पॉजिटिव SRP के उदाहरण में कॉपर आ जाता है। यही मैंने स्पेशल क्यों लिए, क्योंकि NCERT में दिए हुए। अब बेटा ये HNO3 जो है ना, वो एक अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और आप इसकी जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन लोगे ना, वो उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन खाएगा, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन खाएगा। बच्चे होगा क्या कि कंसंट्रेटेड HNO3 जब आपने लिया तो नाइट्रोजन +5 स्टेट में था, और यहाँ कंसंट्रेटेड HNO3 लेने का मतलब है कि पानी कम है और HNO3 एक्सेस में है, बहुत ज्यादा अमाउंट में है HNO3। तो बेटा जब खाने वाले लोग बहुत सारे ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको दिक्कत नहीं है इलेक्ट्रॉन देने में, इसको 1% की दिक्कत नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने में, लेकिन खाने वाले बेटा लिमिट से ज्यादा है, कंसंट्रेटेड है, मतलब एक्सेस में HNO3 पड़ा हुआ है, तो बेटा सबके हिस्से में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, सीधी सी बात है भैया। और एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये +4 तक ही जा पाएगा, और +4 बेटा किसमें होता है, इसके NO2 गैस जो होती है ना बेटा, उसमें इसकी +4 स्टेट ही होती है, और ये कैसे कलर की गैस होती है, साथ में ब्राउन कलर की गैस होती है बेटा। ठीक है, अगर डाइल्यूट HNO3 है, कंपैरेटिवली डाइल्यूट HNO3 है, तो खाने वालों की संख्या थोड़ी सी कम हो गई, और खाने वालों की अगर संख्या कम हो गई, और अगर देखा जाए तो वेरी डाइल्यूट में और भी कम हो गई, यहाँ खाने वाले तो ना के बराबर है, और ये बेटा खूब इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, मतलब इसका SRP नेगेटिव, और जिसका SRP नेगेटिव होता है वो अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा। तो ये तो रिड्यूसिंग एजेंट था, इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, और ये बेटा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये खाने वाले हैं ही नहीं, बोले बहुत कम है बोले, तो बेटा सबको भर भर के मिलेगा, और नाइट्रोजन की बेटा मिनिमम स्टेट -3 पे चला जाएगा, और ऐसा किसमें होता है, अमोनिया में, क्योंकि भर भर के मिला सबको। अब यहाँ बेटा बीच की बात बनेगी कि ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, ये एक्चुअली कहाँ पहुंचता है बेटा, क्योंकि ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये इसको N2O तक पहुंचा पाता है बेटा। लाफिंग गैस भी इसे बोलते हैं, ये ध्यान रखना बेटा, लाफिंग गैस। यहाँ नाइट्रोजन कौन सी स्टेट पे चला गया, +1 स्टेट पे बेटा, लाफिंग गैस में चला जाता है। अगर कॉपर है तो पहली बात तो ये कि बेटा ये इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता, लेकिन बेटा ये छीनने वाला है, ये इससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा, और कौन छीनेगा, H+ की NO3-, एग्जैक्टली NO3- छीनता है बेटा, जबरदस्ती छीनता है, लेकिन बेटा ये इलेक्ट्रॉन देना भी नहीं चाह रहा, खाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो सबके हिस्से में एक एक ही आएगा, बस +4 तक, मतलब इसमें भी मिलेगी NO2 गैस। वेरी डाइल्यूट अगर है तो छीनने वालों की संख्या कम रहेगी। ये तो क्या था कि खुद इलेक्ट्रॉन दे रहा था आगे बढ़ के,
इलेक्ट्रॉन लो, ये बेटा इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाह रहा और छीनने वाले लोग हैं नहीं, तो यहाँ रिएक्शन ही नहीं होगी, इग्नोर कर देगा ये इसको। तो बेटा बोले साइड में है, बोले बहुत कम हो तुम, चल भाग यहाँ से, भगा देगा बेटा इसको। अब इसकी बात अगर आई तो देखो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा था तो ये +1 तक ले गया, और ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन छीनेगा, तो ये बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, +2 तक जा पाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। अब बात ये कि इसके अंदर बेटा कि क्या क्या बनाएगा, कंसंट्रेटेड HNO। अच्छा, जो भी रिएक्शन अगर करेगा, जो भी ये तो रिएक्शन ही नहीं कर रहा, और बाकी जो भी रिएक्शन कर रहे हैं उन सभी के अंदर साइड में जिंक नाइट्रेट और पानी तो बनेगा ही, उन सभी में जिंक नाइट्रेट और पानी तो बनेगा ही बनेगा बेटा। तो ये दोनों तो कॉमन है ही सही बेटा। अब अगर कंसंट्रेटेड HNO3 है बेटा तो NO2 गैस मिलेगी, मतलब X तो हो जाएगा क्या बेटा आपका, X तो हो जाएगा NO2, अरे होगा X ये वाला। और अगर डाइल्यूट है तो इसमें क्या मिलता है बेटा, N2O मिलता है ना, ये बताया आपको, लाफिंग गैस भी जिसे बोलते हैं। तो आंसर आपका ये हो जाएगा। क्लियर है मेरे हिसाब से? नेक्स्ट बेटा, अच्छा यूजेस है बेटा, कुल मिलाकर के यूजेस मैंने लिए इसमें। मैं एक चीज सिंपल सी चीज बताऊं बेटा, मैं एक्चुअली इसमें कुछ समझाने का नहीं है यूजेस वाले में। अब मैंने ये सवाल इसलिए दिया कि बाय द वे कोई सवाल यूज से बना दे तो फिर क्या करोगे, उस स्थिति के लिए बेटा यूजेस कवर करने के लिए मैंने ये सवाल दिया। और इसमें से मेरे हिसाब से बच्चों को ये तो याद रहता ही ना कि जिनन का IP O2 के सिमिलर होता है, तभी तो नील बर्टलेट ने पहली बार कंपाउंड बनाया था ना बेटा, कुछ याद हो तो, जिनन का कंपाउंड बना देता है बेटा, क्योंकि IP सिमिलर होता है O2 का जिनन के साथ रेस्पेक्ट में। तो बेटा D का क्या रहेगा, P रहेगा। D का P मतलब 2 ऑप्शन तो उड़ा दो, इतना तो आपको याद होगा इसी कम से कम, कि D का तो P है, और A का इसने R दे ही दिया दोनों में बेटा। ठीक है, अब बच गया बेटा ऑर्गन और नियोन। तो इसमें से बेटा जो ऑर्गन है वो मेटलर्जी में, बहुत सारी मेटलर्जिकल प्रोसेस में इनर्ट मीडियम प्रोवाइड करवाने के लिए काम आता है बेटा। यानी बी का क्या आएगा आपका, Q आएगा, बी के लिए Q आएगा। और बच्चों नियोन जो है वो एडवर्टाइजिंग जो साइन होते हैं बेटा, जो साइन बोर्ड बने होते हैं उसमें बेटा नियोन गैस भरी जाती है। तो आंसर C हो जाएगा बेटा। बेसिकली यूजेस को कवर करने के लिए सवाल लिया है मैंने। नेक्स्ट सवाल, इन गिवन हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, इधर देखिए बेटा, समझना P और Q आपको दिया हुआ है। एक सिंपल ट्रिक दिमाग में रखनी है आपको बेटा कि जब भी H2O से आप रिएक्शन करवाओगे ना, तो जितने ऑक्सीजन होंगे, एक ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन बाहर निकालेगा, मतलब 2 HF बाहर निकालेगा, 2 HF बाहर निकालेगा, खुद अंदर चला जाएगा, तो 4 फ्लोरीन बचे। फिर बेटा अगर आपने वापस H2O से ट्रीटमेंट करवाया तो एक और ऑक्सीजन अंदर जाएगा, 2 HF बाहर निकालेगा, तो बेटा 2 फ्लोरीन बचे। फिर एक और H2O से ट्रीटमेंट करवाओगे तो बेटा वो फिर 2 HF बाहर निकालेगा और HCO3 बना देगा। ऐसे होता है बेटा। अब इसमें से जब तक फ्लोरीन बचे हुए और तब तक तो हाइड्रोलाइसिस करवाओगे बेटा, उन्हें कहते हैं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। यहाँ तक का जो स्टेप है ना बेटा, कहाँ तक का, यहाँ तक का, ये पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। यहाँ तक का स्टेप भी पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवाता है, और अगर फाइनल ये बना दिया तो उसे कहते हैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। अब वापस अपने सवाल पे आ जाओ, मैं जो ट्रिक बोल रहा हूँ उस हिसाब से चलो। प्रोडक्ट में देखिए कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं आपको साफ साफ। 2 ऑक्सीजन में मतलब 2 H2O लगे होंगे, और 2 H2O लगे होंगे तो कितने HF बाहर आए होंगे, 4। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये कि 2, तो P की वैल्यू तो 2 हो गई है और Q की वैल्यू बेटा 4 हो गई है। क्लियर है? H2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू, देखो बेटा बिल्कुल जैसे O2 के पाई एंटी बॉन्डिंग में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, उसी तरह से H2 के भी पाई एंटी बॉन्डिंग में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल सिमिलरली। एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन है 12वीं पीलो का। अगर सवाल आया तो एसपी आ जाएगा बेटा कि पाई एंटी बॉन्डिंग में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन H2 के अंदर होते हैं, इसी वजह से ये पैरामैग्नेटिक होता है। तो प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन इन पाई एंटी बॉन्डिंग बेटा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट BrF3। पहला क्या लिखा हुआ है, इट कैन यूज इन मेकिंग UF6 विच इज यूजफुल इन मेकिंग एनरिच्ड यूरेनियम 235 क्यूब। एकदम सही बात है बेटा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्लियर कट कि सिर्फ BrF3 ही नहीं, ClF3 और BrF3 दोनों ही ये काम कर सकते हैं बेटा।
यूरेनियम का एनरिचमेंट करने में काम आते हैं, एकदम सही है ये वाला। दूसरा, इट इज ए बैंड टी शेप्ड स्पीसीज, एकदम सही बात है बेटा। BSc-PR लगाओगे तो आपको AB3L2 मिल जाएगा, और स्ट्रक्चर कैसी मिल जाएगी बेटा, Br F F और F, और ये दो लोग हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर को लेकर के एक दो बातें मैं और डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे बेटा। एक्चुअली बेटा बात ये है कि इसमें समझना कि पहला लोन पेयर किसी एक इक्वेटोरियल पे गया था, और जब दूसरा लोन पेयर आता है तो वो भी इक्वेटोरियल पे आता है, ना कि एक्सियल पे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका सवाल दिया हुआ है एनसीईआरटी में इंडेक्स क्वेश्चन, और एक बार एग्जाम में आ भी चुका कि ये जो लोन पेयर आप इक्वेटोरियल पे लगा रहे हो, इससे कौन सा रिपल्शन मिनिमाइज होगा। तो कुछ बच्चे सिर्फ ये टिक कर आते हैं कि भैया सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर रिपल्शन ही मिनिमाइज होगा बस। जबकि बेटा सिर्फ लोन पेयर नहीं, लोन पेयर के साथ बॉन्ड पेयर का रिपल्शन भी तो मिनिमाइज होगा ना। अरे मेरी बात सुनना बेटा, मेरी बात सुनना कि इसमें होता क्या है कि तीन वैलेंसी तो इक्वेटोरियल होती है बेटा, तीनों आपस में एक ही प्लेन में होती है? और एक कहाँ होती है बेटा, एक कहाँ होती है, ऊपर की तरफ, और एक होती है बेटा नीचे की तरफ। तो ये जो ऊपर वाली वैलेंसी है इन तीनों के साथ 90 डिग्री के एंगल पे होती है, और नीचे वाली वैलेंसी भी इन तीनों के साथ 90 डिग्री पे होती है। और इन तीनों वैलेंसी में जो प्लेन में थी ना बेटा, जो प्लेन के अंदर तीन वैलेंसी है ना बेटा, वो सारी की सारी 120 डिग्री के एंगल पे होती है बेटा। ठीक है, वापस आ जाइए, कलर बदल दूंगा, लिखेगा। हाँ बेटा, देखिएगा बेटा, अब होगा क्या कि भैया आपने पहला लोन पेयर यहां लगाया था, अब दूसरा लोन पेयर अगर मैं यहां लगा दूं, सुनना मेरी बात, तो बेटा ये लोन पेयर जो है ना बेटा, इसके साथ में 90 डिग्री का एंगल रखेगा। और यहां अगर आप लोन पेयर लगा चुके हैं, कहां बेटा, ये लोन पेयर लगा चुके, तो इसको मैं एक बार हटा दूं बेटा, यहां तो लोन पेयर लग चुका है। अब क्या स्थिति है बेटा इसके अंदर कि ये लोन पेयर अगर यहां लगाया ना दूसरा आपने, तो बेटा ये बॉन्ड पेयर के साथ भी 90 डिग्री के एंगल पे, और इस लोन पेयर के साथ भी 90 डिग्री के एंगल पे ही है बेटा, ये 90 डिग्री के एंगल पे ही होता है। अरे भैया ये प्लेन में और ऊपर आ रहा है बस, तो ये भी 90 का, ये भी 90 का। ये कब, जब मैंने दूसरा लोन पेयर कहां लगाया, एक्सियल के ऊपर। अगर मैं लोन पेयर दूसरा वाला इक्वेटोरियल पे लगाता, देखना ये था इनिशियली, एक वैलेंसी यहां है, आप यहां बच्चे इसमें लोन पेयर लगा चुके हैं, ठीक है, और दूसरा लोन पेयर मैं यहां लगा रहा हूं, ये लो। तो क्या होगा, इस लोन पेयर के साथ भी वो 120 के एंगल पे आया, और इस वाले बॉन्ड पेयर के साथ, इस वाले के साथ तो 120 पे ही आया ना बेटा। अब आप सोच सकते हो यहाँ 90 डिग्री के एंगल पे आ रहा है, और यहाँ 120 के एंगल पे आ रहा है, तो बेटा अगर दूर आ रहा है तो रिपल्शन कम होगा। कौन सा, लोन पेयर रिपल्शन भी कम होता है इसके साथ वाला बेटा, और साथ में बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन भी कम होता है, दोनों मिनिमाइज करने के लिए शेप बनती है बेटा। ठीक है, तो ये बात एकदम सही है, टी शेप इसकी होती है। नेक्स्ट, इट इज एन इंटरहैलोजन कंपाउंड, एकदम सही बात है बेटा। Its hydrolysis will produce HBr and HFO2। चलिए सोचते हैं बेटा, एक सेकंड देखिएगा बेटा, एग्जैक्टली क्या सिचुएशन होती है इसके अंदर कि BrF3 है, सुनना मेरी बात, कि बेटा ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो जब पानी इसके पास आएगा, आप खुद सोच सकते हो इसके पास H+ जाएगा कि OH- है। चलो इसको थोड़ा सा अपन ऐसे बना लेते हैं, ये बैंड टी शेप होती है एग्जैक्टली बेटा, ठीक है, मैंने कुछ ज्यादा बैंड कर दिया है, देख लेंगे अपन, समझ लो। ये -1, ये +1, ये -1, ये +1, ये -1 और ये +1। अब देखो बेटा, जब पानी इसके पास आएगा तो क्या H+ इसके पास और OH- इसके पास जाएगा, ऐसे ही H+ इसके पास, OH- इसके पास है, H+ इसके पास, OH- इसके पास बेटा। तो HF बनेगी नहीं बेटा, 3 HF बन गए, 3 तो क्या बन गए बोलो, HF। अब यहाँ क्या हुआ बेटा कि Br से 3 OH जुड़ गए, और उस पर बेटा ये 3 OH स्टेबल नहीं रहते। ये क्या करता है बेटा कि पानी का मॉलिक्यूल निकाल देगा, H2O निकाल देगा। जैसे ही H2O निकलेगा, आप खुद गिन लो, HBrO2 बचेगा क्या, तो बेटा HF और HBrO2 मिलेगा। तो ये तो बेटा बात एकदम इसकी गलत हो गई, क्लियर है।
नेक्स्ट बेटा, which of the following can use to reduce KMnO4? देखो ना सल्फर यहाँ पर +4 स्टेट में, कार्बन भी +4 में, लेकिन ये कार्बन की अपनी मैक्सिमम स्टेट है, तो ये तो और इलेक्ट्रॉन देने की स्थिति में ही है, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेगा। लेकिन सल्फर +4 से +6 में जाना चाहता है बेटा, उसका +6 काफी स्टेबल होता है, तो ये बेटा 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। बहुत ज्यादा सिंपल सवाल था। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा प्योर N2 कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग। देखिए बेटा सुनो मेरी बात अच्छे से, एक बात तो ये कि इसको जब गर्म करोगे तब तो बनेगा ही N2O और H2O बेटा। सिंपल सी ट्रिक है कि H2O उड़ा दो, 2 H2O चले जाएंगे तो N2O बचेगा, एक तरीका। दूसरा तरीका कि ये नाइट्रोजन -3 का है, ये नाइट्रोजन +5 का है, दोनों को टोटल कर दो तो प्लस का 2 है, और प्लस का 2 है 2 नाइट्रोजन के लिए, तो एक का +1 है, वो इसके अंदर होता ही है। ये बेटा गर्म करने पर क्या बनाता है, N2 + Cr2O3 + पानी, ठीक है। और ये गर्म करने पर क्या बनाता है बेटा, बेरियम + नाइट्रोजन। अब बात क्या है, सुनना बेटा, नाइट्रोजन यहाँ भी मिल जाती है बेटा, N2 यहाँ भी मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात ये है कि इसमें तो N2 मिल ही नहीं रहा, हटा दो। इन दोनों में क्या होता है बेटा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कुछ जो नाइट्रोजन इसमें बनी थी ना बेटा, उसके साथ में नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड भी बन जाते हैं। नाइट्रोजन के साथ साथ नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स भी इसके अंदर मिल जाते हैं बेटा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी मिल जाते हैं। और ये तो बहुत भारी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, इसकी तो बात छोड़ो, इसकी तो बात छोड़ो, ये तो बहुत भारी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा कि कुछ नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज करके उसके ऑक्साइड्स बना देता है, हालांकि उनकी बेटा अमाउंट इतनी नहीं, लेकिन उनके कुछ ऑक्साइड्स भी प्रेजेंट होंगे, जबकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा बेटा। इसमें आपको प्योर कंडीशन में N2 मिल जाएगी। बेरियम एजाइड भी काम में ले सकते हो, और बेटा सोडियम एजाइड भी आप काम में ले सकते हो, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ब्राउनिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट डिपेंड अपॉन। देखिए बेटा ब्राउनिंग टेस्ट में आप सब जानते हो बेटा कि नाइट्रेट आयन है आपका, ठीक है, उसको Fe2+ के साथ ट्रीटमेंट करवाया जाता है, और Fe2+ के साथ में ट्रीटमेंट करवाने पर बेटा ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है यहाँ पर बेटा। किसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ये काम करेगा, और खुद का रिडक्शन हो जाता है बेटा। खुद का क्या हो जाता है, रिडक्शन, तो ये NO में रिड्यूस होता है, एक रिएक्शन तो ये होती है उसके अंदर। फिर साथ में क्या होता है बेटा कि जो बचा हुआ Fe2+ है, भाई इसमें टेस्ट में करते क्या अपन, टेस्ट में क्या करते पहले वो सुनो। एक टेस्ट ट्यूब ली बेटा, उसमें नाइट्रेट है अपने पास पहले से, उसमें ताजा बना हुआ फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 अपन इसके अंदर मिलाते हैं बेटा, और एक ब्राउन कलर की रिंग बनती है टेस्ट ट्यूब के अंदर बेटा। टेस्ट ट्यूब जो है ना उसके अंदर बाकायदा ब्राउन कलर की रिंग बनती है, ब्राउन कलर की रिंग बनती है बेटा, ठीक है। अब रिएक्शन क्या होती है वो समझना कि एक स्टेप तो आपका इसमें नहीं होता है, साथ में एक स्टेप क्या होता है कि जो Fe का +2 है ना बेटा, उससे H2O जुड़े रहते हैं, कितने, 6, और फिर NO जाकर के जो बना वो इसमें से बेटा एक H2O को भगा देता है, खुद कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। और आयरन के साथ जब NO होता है ना बेटा तो NO +1 का होता है, और ये आयरन भी +1 का हो जाता है, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पर प्लस का 2 और SO4, और ये जो बनाना ये ही होता है ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स। अब सवाल क्या है वो सुने, द रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्रिक ऑक्साइड। बेटा ये नाइट्रेट है, एकदम सही बात है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का रिडक्शन होगा, और बिल्कुल बेटा ये नाइट्रिक ऑक्साइड ही तो है NO+2 स्टेट में बेटा, तो पहला तो एकदम सही लग रहा है मेरे को। दूसरा क्या बोल रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, गलत बात है, ऐसी कोई रिएक्शन इसमें नहीं हो रही है। रिडक्शन ऑफ फेरस सल्फेट टू आयरन, अरे बेटा आयरन तक रिड्यूस थोड़ी हुआ, देखो भाई माना कि चलो आयरन +2 था फिर भी +1 में बदल गया, वो एक अलग मैटर है बेटा, लेकिन आयरन तक तो नहीं गया ना बेटा, ये भी गलत हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बेटा, H2SO4 की यहाँ पर कोई ऑक्सीडाइजिंग एक्शन अपन नहीं देख रहे। बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है, बेसिकली बेटा नाइट्रेट आयन का रिडक्शन हो रहा है NO के अंदर, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फिर वो जाकर के कॉम्प्लेक्सेशन कर रहा है कि 6 में से एक H2O को हटा के खुद इसके अंदर आ जाता है बेटा। तो जो मेन है ना बेटा इसके अंदर वो ये देखो बेटा, ऐसे सवाल मैंने इसलिए लिखे हैं ये NCERT से रिलेटेड कि अपना ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स ये सब तो आपका सुना हुआ है बेटा, एटलीस्ट ऐसी कोई लैंग्वेज बदल के आ जाए कि बेसिक चीज क्या हो रही है, तो वो भी आपको पहचान में आनी चाहिए ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ HNO3 विद I2। देखो बेटा HNO3 एक अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये जब भी किसी नॉन मेटल से रिएक्ट करता है ना उसको अपने इक एसिड में बदल देता है। किस में बदल देता है, इक एसिड में। P4 हो तो फॉस्फोरिक एसिड में बदल देगा, है
आयोडीन हो तो बेटा आयोडिक एसिड में बदलेगा। कुछ लोग इसको पर आयोडिक में बदल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं बेटा, आयोडिक एसिड में है। सल्फर हो तो सल्फ्यूरिक एसिड में बदल देगा। कार्बन हो तो बेटा HCO2 मतलब H2CO3 जो कार्बनिक है ना, और ये अपने स्टेट में बेटा चले जाते हैं +5 इक एसिड में बदल रहा है। मिलाकर फॉस्फोरिक एसिड, आयोडिक एसिड, पर आयोडिक नहीं, आयोडिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बनिक एसिड, तो HiO3 में कन्वर्ट करता है। थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने ज्यादा लिए बेटा इस बार, क्योंकि प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत होती है ऐसे चैप्टर्स में बेटा। नेक्स्ट है एक्सेस ऑफ PCl3 रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4 गिविंग, क्या बनाएगा? ये एक बार केरला PMT में आया हुआ सवाल ले लिया मैंने एक्चुअली। देखो बेटा होता क्या है कि ये H2SO4 है, और जब आप PCl5 के साथ इसका क्लोरीनेशन करवाएंगे तो वो क्या बनाएगा बेटा? SOO OH हटाओ, Cl लगाओ, ये वाला, ये जो बनेगा ना बेटा ये SO2Cl2 है, और इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ध्यान दें इस बात पे बेटा। कुछ बच्चे इसको थायोनिल क्लोराइड कर देते हैं, नहीं बच्चे ये थायोनिल क्लोराइड, ये थायोनिल होता है SOCl2, ये थायोनिल क्लोराइड होता है बेटा। तो थायोनिल क्लोराइड अलग बात, सल्फ्यूरिल क्लोराइड अलग बात। और सिंपल सी चीज है ना बेटा कि सल्फ्यूरिक एसिड था, मेरी बात सुनो, सल्फ्यूरिक एसिड था तो सल्फ्यूरिल क्लोराइड बना दिया आपने बेटा, है। क्लोरोसल्फोनिक में तो क्या होता है कि बेटा एक Cl आ जाता और एक OH बचता, जबकि ऐसा नहीं हो रहा बेटा, ये नहीं बनता, ये नहीं बनता, क्या बनता है इसमें? सल्फ्यूरिल क्लोराइड। मैं कह रहा हूं ना बच्चे इसमें ज्यादातर बेटा थायोनिल क्लोराइड ठीक कर जाते हैं, भूल जाते हैं भैया थायोनिल क्लोराइड SOCl2 होता है, ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड है SO2Cl2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन क्लोरीन गोज रिएक्ट विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH, बेटा एक ट्रिक दिमाग में होनी चाहिए कि क्लोरीन जब डाइल्यूट NaOH के साथ में रिएक्शन करता है तो 11 नंबर बनाता है, कितना नंबर? 11। और अगर बेटा हॉट एंड कंसंट्रेटेड के साथ में रिएक्शन करेगा तो 15 नंबर बनाता है, और 15 नंबर में एक क्लोरीन -1 का और दूसरा क्लोरीन +5 का, और +5 का किस में होता है बेटा? ClO3- के अंदर होता है, ठीक है। तो देखो क्या, अच्छा एक और चीज बेटा, इसमें जो 11 नंबर बनता है Cl- बनता है और ClO का होल माइनस बनता है बेटा। और ये जो है ना बेटा, ये वाला आयन जो है, कौन सा आयन? हाइपोक्लोराइट आयन, हाइपोक्लोराइट। ये बेटा ब्लीचिंग एक्शन करता है क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है, आपने सुना हो तो। ये क्या देता है? नेसेंट ऑक्सीजन, और नेसेंट ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडेशन करके ब्लीचिंग एक्शन ये देता है। जबकि ये ब्लीचिंग एक्शन नहीं दे पाता, ये बेटा नेसेंट ऑक्सीजन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? इधर देखिए बेटा, कारण समझिए मत रखिए। ये आपके पास में इसकी स्ट्रक्चर है बेटा, तो इसका जो माइनस है ना बेटा वो डीलोकलाइजेशन में चला जाता है, डबल बॉन्ड करैक्टर में चला जाता है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन नहीं देगा तो ब्लीचिंग एक्शन भी नहीं देगा। तो पहला पॉइंट, नोड है ब्लीचिंग एक्शन, बात तो सही है बेटा। अगर ये बनेगा, कंसंट्रेटेड की बात कही है ना बेटा इसने, तो यही बनेगा 15 नंबर। ब्लीचिंग एक्शन तो ये नहीं देता बेटा, ड्यू टू फॉर्मेशन, ये गलत हो गया बेटा। नोट है ब्लीचिंग एक्शन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, बिल्कुल सही बात है ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीचिंग एक्शन रखता ही नहीं है ना बेटा, है। और अच्छा ब्लीचिंग एक्शन इसलिए बोल रहा, पर ClO- नहीं बनता। अच्छा ClO3- बनता तो है, देखो ClO- तो बनता ही नहीं है, ऐसे उड़ा दो। ClO3- बनता है, ClO3- बनता है, लेकिन बेटा ClO3- जो है ना बेटा वो ब्लीचिंग एक्शन नहीं दे सकता। इसमें बोला कि ब्लीचिंग एक्शन देना, तो ये गलत है। आंसर कौन सा चला जाएगा? बी, नोट है ब्लीचिंग एक्शन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ClO3-। थोड़े से सवालों को जो आप बेटा ट्रेंडली आपने आज तक देखे ना परमानेंट की भैया क्या क्या बनेगा, मैंने उनको मॉडिफाई किया है थोड़ा सा बेटा। एनसीईआरटी सामने रखी, उन सवालों को थोड़ा सा मॉडिफाई किया कि लैंग्वेज बदल के भी आपको समझ में आना चाहिए। Identify the incorrect statement from the following. पहला क्या लिखा हुआ है बेटा? Oxides of nitrogen in the atmosphere can cause the depletion of ozone layer. एकदम सही बात है बेटा। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स है ना बेटा, चाहे हो ये बेटा बिल्कुल ओजोन डिप्लेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो जेट होते हैं ना बेटा, जेट में हाइड्रोजन भरा होता है एज ए फ्यूल, और उसके ऑक्सीडेशन से ये बनते हैं। और ये बेटा जब ऑक्सीडेशन से फ्यूल जलेगा तो ऑक्सीडेशन से बनेगा और एटमॉस्फेयर में फ्री होकर ओजोन का डिप्लेशन ये करते हैं। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन विद क्लोरोफ्लोरोएल्केन्स। एकदम सही बात है बेटा, ये भी एकदम सही बात है। इसके साथ भी ओजोन डिप्लेशन होता है बेटा। CFC जो फ्रिज में से रेफ्रिजरेटर में से निकलते हैं बेटा, वो भी प्रॉब्लम करते हैं। ओजोन हैज सेम बॉन्ड लेंथ ऑफ O, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बेटा क्या चलता रहता है? रेजोनेंस चलता रहता है, इसलिए बॉन्ड लेंथ सेम मिलती है। ओजोन एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन, ये गलत है। कहेंगे कि सर ये तो सही है ना, एब्जॉर्ब करता तो है, किसको एब्जॉर्ब करता है? ये तो देखो यूवी रेडिएशंस को करता है।
वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ भाई, सी को इस चीज को यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, इंफ्रारेड को थोड़ी करता है बेटा। किसको रोकता है? यूवी रेडिएशंस को, पराबैंगनी जिसे आप बोल देते हो, यूवी रेडिएशंस को रोकता है, इंफ्रारेड रेडिएशन को रोकता है, सॉरी यूवी रेडिएशन को रोकता है, इंफ्रारेड को नहीं रोकता। तो ये बात इसमें गलत हो जाएगी, ठीक है। Na2H2O3 is oxidized by iodine 2। देखिए बेटा, आयोडीन से जब थायोसल्फेट रिएक्शन करता है तो इसको तो I- में बदलता है, खुद बदल जाता है S4O6 2- में बेटा, आयोडीन के साथ रिएक्शन में है। क्या है ये? टेट्रा थायोनेट बेटा, टेट्राथायोनेट बेटा, टेट्राथायोनेट है। कैसी स्ट्रक्चर बेटा इसकी कि 4 सल्फर है इस तरह से, 2 O के माइनस आ जाएंगे बेटा इसके अंदर, और डबल O डबल O डबल O डबल O, ये कंडीशन होती है बेटा S4O6 2-। और इसमें ये सल्फर +5 का, ये सल्फर +5 का, ये 0 का और ये 0 का बेटा। तो ये किसमें बदल जाता है? जो आपने पढ़ा होगा ना बेटा, मतलब ओजोन के क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में रिएक्शन होती है। अगला सवाल, Which of the following is incorrect statement? Oxides of phosphorus P2O5 on hydrolysis produce H3PO3। गलत बात बेटा। एक्चुअली क्या होता है कि P2O5 बोलो चाहे P4O10 बोलो, ये इसी का तो डाइमर है, ये हाइड्रोलाइसिस के द्वारा बेटा H3PO4 प्रोड्यूस करते हैं। ये भी +5 का है और यहाँ भी +5 का होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, पहले ही गलत हो गया। ये लो बात करते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस P2O5 on hydrolysis produce H3PO3, गलत है। दूसरा क्या बोल रहे हैं? गैसियस PCl5 has 2 टाइप ऑफ PCl बॉन्ड लेंथ, एकदम सही बात है बेटा। अगर आपने सुना हो तो इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा, और इसकी जो एक्सियल वाली बॉन्ड लेंथ है, एक्सियल वाली इक्वेटोरियल की तुलना में इसमें बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। तो 2 तरह की बॉन्ड लेंथ इसके अंदर होती है बेटा, ये तो एकदम सही है। सॉलिड PCl5 जो PbR4+ और Br की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सुनना बेटा मेरी बात, कि अगर सॉलिड PCl5 होता तो बेटा ये वास्तव में आयनिक सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में, गैस में नहीं, सॉलिड में। किस किस फॉर्म में? PCl4+ और PCl6- में। एक्चुअली एक Cl टूट करके दूसरे मॉलिक्यूल के पास चला जाता है, PCl6- बना लेता है, यह आयनिक सॉलिड की फॉर्म में रहता है। बिल्कुल उसी तरह से रिएक्शन PbR5 की भी होनी चाहिए थी। और बेटा कोशिश तो ये भी करता है, PbR4+ और Br- बनता है, लेकिन जब Br- किसी दूसरे के पास जाकर के PbR6- बनाने की कोशिश करता है तो ये स्टेरिकली नहीं बन पाता, स्टेरिकली ये बन नहीं पाता बेटा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है। तो ये बेटा इसी फॉर्म में इसको रहना पड़ता है, एकदम सही बात। कुछ बच्चों को लगता है जल्दीबाजी में कि यहाँ नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 है, भाई गलत बात, 4 ही। इधर देखो कैसी स्ट्रक्चर में होता है ये कुछ इस तरह की कंडीशन में होता है बेटा, है। तो यहाँ नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 ही होती है बेटा, तो ये बात एकदम सही है बेटा। An amorphous solid A burns in air to form a gas B, ठीक है बेटा। Which turns lime water milky, सही बात है भाई। CO2 भी पढ़ते हैं अपन ऐसा, और ऐसा SO2 भी पढ़ते हैं, दोनों ही बेटा वाटर को मिल्की बना देते हैं, है। The gas is also produced by a byproduct during roasting of sulfide ore। और अब बेटा यहाँ बात, इतना पढ़ने के बाद तो मुझसे बेटा बिल्कुल देखो, सल्फाइड ओर की रोस्टिंग से SO2 गैस निकलती है, पूरी दुनिया जानती है बेटा, है। दिस गैस डीकलराइज एसिडिफाइड, ये तो और भी कंफर्म हो गया कि SO2 के MnO4 को रिड्यूस करके बेटा Mn+2 में बदल देता है और इसके पर्पल कलर को उड़ा देता है, और also reduce Fe3+ to Fe2+, सही बात है। Then A and B are respectively। देखिए बेटा बहुत हद तक ये तो साबित हो चुका कि जो B है ना बेटा वो तो SO2 गैस है, SO3 नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि सल्फर +6 स्टेट में बेटा संभव ही नहीं है, वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता ना, जबकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अब बेटा ZnS जो है ना वो भी SO2 गैस बनाएगा, बिल्कुल सही बात है, और S8 जो है ना बेटा वो भी SO2 गैस बनाएगा। इन दोनों में से कौन सा टिक करूं? बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में इसको टिक करते ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ध्यान दें ये बेटा आयनिक कंपाउंड है, मेटल नॉन मेटल, और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। यहाँ सवाल इस वर्ड में छुपा हुआ है, जिससे बहुत से बच्चे तो बोर्ड से पढ़ेंगे ही नहीं, इस वर्ड में छुपा हुआ है एमोर्फस बेटा, ये वाला इसमें एमोर्फस है। ये इसलिए टिक नहीं हुआ सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये आयनिक है और आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं बेटा, ध्यान रखना इस चीज का। व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्ट विद लिमिटेड क्लोरीन, सही बात है, ठीक है बेटा। व्हाइट फॉस्फोरस की आपने लिमिटेड क्लोरीन से रिएक्शन अगर करवाई
तो बेटा PCl3 बनेगा। बात ये अगर मैं बैलेंस कर लूं बेटा तो यहाँ आपके, क्योंकि मेरे को मास ग्राम वगैरह कुछ दिख रहा है तो बैलेंस तो करना ही पड़ेगा बेटा। 4 ये हो जाएंगे, 4 3 12 तो 6 ये लेने पड़ेंगे। आगे क्या बोला, एंड द प्रोडक्ट हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब बेटा PCl3 के हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है बच्चे, H3PO3 बनता है और साथ में मिलती है HCl बेटा। कितने ले लूं इसके बेटा, कितने ले लूं इसके मेरे को कम से कम भी बेटा 3 लेने पड़ेंगे। OH के 3 लगाने के लिए बेटा, और 3 H2O के बनूंगा तो 3 HCl मेरे पास बन जाएंगे। हो गया बैलेंस। फास्फोरस का 1 है, क्लोरीन के 3 है बेटा, और 3 2 6 हाइड्रोजन 3 3 यहाँ पर हो गए बेटा, 1 और 3 ऑप्शन हो गए। ठीक है बेटा, बैलेंस हो गया। कैलकुलेट द मास ऑफ HCl। ओह अच्छा एक और बात की, HCl जो बनेगा ना बेटा उसकी वाइट फ्यूल्स भी होंगी। मास ऑफ HCl obtained by reaction of 62 ग्राम ऑफ अच्छा मोल कॉन्सेप्ट पे चले गए भैया, आदत है ना बेटा, कहीं ना कहीं तो निकल के बाहर आएगी सी। क्या करो बेटा, देखो व्हाइट फास्फोरस जो है ना बेटा P4 है, और P4 का मोलर मास कितना होता है बेटा, एक फास्फोरस का 31 4 का बेटा कितना हो गया, 124 हो गया क्या, 124 4 का 124 आपका इसका मास हो जाएगा बेटा, 124 ही तो आपका मास। अब इसमें बेटा क्या हो रहा है ओवरऑल कि इसका मास आपको दिया हुआ है 62 ग्राम, 62 ग्राम दिया हुआ है इसका मास। क्या आप मुझे बताएंगे 62 ग्राम का मतलब बेटा, 62 ग्राम का मतलब क्या ये आधा मोल है क्या? अरे सिंपल सी बात है बेटा, मोलर मास 124 है तो बेटा इसके मोल में अगर निकालूंगा तो 62/124 इतना कॉमन सेंस तो होगा ना, आधा मोल इसके पास, सॉरी मेरे पास इसका आधा मोल प्रेजेंट है बेटा, सिर्फ आधा मोल अवेलेबल है। अब देखो बेटा रिएक्शन क्या बोल रही है, समझिएगा अच्छे से, मैं कलर बदल लेता हूं पेन का एक बार। हाँ बेटा, अगर इसका 1 मोल होता, सुनो मेरी बात, इसके 1 मोल से इसके 4 मोल बनते, तो बेटा मैं इस पूरी रिएक्शन को एक बार किससे गुना कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से, क्योंकि इसके 1 मोल से 4 बनते तो फिर 4 के हिसाब से रिएक्शन करवाते ना, और 4 के हिसाब से अगर रिएक्शन होती तो 4 3 फाइनली क्या 12 मोल HCl बनते। क्या बात ये है मुद्दे की कि अगर मेरे पास 1 मोल P4 होता तो बेटा 12 मोल HCl मिलते। सोच लो कैसे भी भाई, इसके 1 मोल से 4 मोल PCl3 के बनेंगे, PCl3 के 1 मोल से 3 इसके बनते हैं तो 4 से 12 बनेंगे ना, आराम से सोच लो। ठीक है, अब 1 से बेटा 12 मोल बन रहे हैं तो आधे मोल से कितने बनेंगे, सीधी सी बात है बेटा, आधे मोल से कितने बनेंगे, बोलते क्यों नहीं बेटा, 6 मोल बनेंगे, और 6 मोल का वजन कितना हो गया बेटा, 6 × 36.5, क्योंकि HCl का मोलर मास बेटा 36.5 होता है। कितना आ गया बेटा, कर दीजिए मल्टीप्लाई, है 180 और 36 बेटा और 3 136 और 3 ये लगभग 40 219 हो गया क्या बेटा, क्या मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा? दोबारा से रिवाइज करके इसको देख लेना बेटा आप लोग, कुल मिलाकर के थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया बीच में। अगला, which of the following statement is correct, SS bond is present in H2H2O6 बेटा, डाइथायोनिक एसिड क्या होता है, SS, ठीक है, ऑक्सी एसिड है तो 2 डबल O लगेंगे, सी 2 हाइड्रोजन है तो 2 OH लगा दो, बच के 2 ऑक्सीजन, तो बेटा ये वाला है, तो SS बॉन्ड जो है ना बेटा ये इसमें प्रेजेंट होता है। अच्छा स्टेटमेंट इज करेक्ट, पहला ही सही हो गया बेटा। दूसरा पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड बेटा, ये दिया हुआ भी है, यहाँ सल्फर बेटा +8 में नहीं होता, ध्यान रखें, क्योंकि इसमें पेरोक्सी बॉन्ड प्रेजेंट होता है बेटा, ये वाला, और यहाँ जो सल्फर है ना आप सोल्व कर लीजिए +6 स्टेट का ही मिलेगा, तो ये तो गलत है। अच्छा, इन फर्स्ट स्टेप ऑफ कांटेक्ट प्रोसेस हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर इज फेवरेबल। देखिए बेटा जो फर्स्ट स्टेप होता है कांटेक्ट प्रोसेस का वो कुछ ऐसा होता है, V2O5 कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में। तो बात ये कि बेटा इसमें प्रेशर बढ़ाने पर उधर जाता है जिधर गैसेस स्पीसीज कम हो, तो इधर बेटा गैसेस स्पीसीज 2 और 1 3 है और इधर सिर्फ 2 है, तो प्रेशर बढ़ाने पर फॉरवर्ड जाएगा, जबकि ये बोल रहा है कि लो प्रेशर रखो, गलत बात बेटा, जबकि इसकी फेवरेबल कंडीशन तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर होती है। माना कि बहुत लो टेम्परेचर नहीं रखना चाहिए क्योंकि 700 केल्विन के आसपास तो फिर भी रखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता के हिसाब से, लेकिन बेटा लो प्रेशर थोड़ी चाहिएगा, हाई प्रेशर लेना होता है इसमें। तो बेटा SO2 कैन नॉट बी यूज एज, गलत बात बेटा, SO2 को तो बहुत अच्छे से फूड प्रिजर्वेटिव की तरह काम में ले सकते हैं, पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को नहीं ले सकते, क्योंकि वो जो है ना बेटा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होना बेटा वो लंग कैंसर कर देते हैं बेटा,
है ना। कौन से ऑक्साइड? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। SO2 को फूड प्रिजर्वेटिव की तरह काम में लिया जा सकता है। Which of the following option is in accordance with the property mentioned against it? ठीक है बेटा, मतलब सही तरीके से अरेंज्ड है। पहला दिया हुआ है आयनिक करैक्टर के लिए। देखो बेटा, मेटल सभी में सेम माना जाएगा है, और अपन सब जानते हैं कि अगर आयनिक साइज बढ़ती है किसकी? एनायन की। एनायन की अगर साइज बढ़ती है तो बेटा उसका पोलराइजेशन जो है ना बेटा वो बढ़ जाता है, और पोलराइजेशन बढ़ता है फजान्स रूल, तो उसमें कोवेलेंट करैक्टर भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें तो बेटा कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा होंगे, जबकि इसने आयनिक करैक्टर ज्यादा बताए, एकदम गलत बात। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बेटा क्या ऑर्डर होता है? क्लोरीन, और फ्लोरीन का तो बेटा लोन पे रिपल्शन के कारण बेचारे का बेटा ब्रोमीन से भी कम आ जाता है, तो ये भी गलत ऑर्डर है। नेक्स्ट क्या बेटा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ। आप सब जानते हो कि ऊपर से नीचे जाने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, और बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड एनर्जी कम होती है, बॉन्ड की मजबूती कम होती है बेटा। तो वास्तव में बेटा इधर देखिए कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, तो बेटा ये तो एकदम सही है। अरे ऊपर से नीचे तो बॉन्ड एनर्जी कम होती है ना, तो बेटा HF की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, ये एकदम आपका सही आ गया बेटा। बॉइलिंग पॉइंट में HF को कम दिया हुआ, दिमाग खराब है क्या? अरे भैया HF में H बॉन्डिंग होती है, और H बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है बेटा, वो यहाँ पाया जाता है। HF का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ होता है ना, ड्यू टू H बॉन्डिंग बेटा। HF है, अमोनिया है और H2 बेटा, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सी इसमें आंसर हो जाएगा। Which of following acid forms two series of salt? ठीक है बेटा, देखिए इसमें सिर्फ एक ही H जो होता है ना बेटा, ये मोनोबेसिक है, तो इसमें सिर्फ एक ही H जो है वो रिप्लेस हो सकता है NaOH के साथ रिएक्शन में बेटा, और ये सिर्फ सॉल्ट की एक ही सीरीज बनाएगा, सिर्फ एक ही सीरीज बनाएगा। ये भी बेटा सिर्फ एक ही बना पाएगा। ये जो है ना बेटा, ये कितनी बना पाएगा? देखो ये मोनोबेसिक है बच्चा, ये डाई बेसिक है, और ये बेटा ट्राई बेसिक है। सुनो मेरी बात, अरे ये ट्राई बेसिक है तो बेटा सोल्ट की 3 सीरीज बना सकता है, क्योंकि 3 बार H+ इसमें से रिप्लेस हो जाएगा। 3 बार रिप्लेस हो सकता है तो सोल्ट की 3 सीरीज बनाएगा। ये 2 बार रिप्लेस हो सकता है तो सोल्ट की 2 सीरीज बनाएगा। कौन कौन सी वो भी बताता हूँ। चलो, एक Na जब आया और जब दूसरा Na आएगा, ये 3 सीरीज बना सकता है बेटा। कौन कौन सी? एक Na आया, दूसरा जब Na आएगा, और जब तीसरा आएगा, और यहाँ एक H बचा ही रहेगा क्योंकि बेटा वो फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है। यहाँ 2 H बचे रहेंगे क्योंकि वो फॉस्फोरस से जुड़े हुए हैं। वो सिंपल सी ट्रिक मैं बताऊं ना बेटा, जितना बेसिक है उतनी सीरीज बना सकता है। मोनो बेसिक है तो 1 सीरीज बनाएगा, डाई बेसिक है तो 2 सीरीज बनाएगा, ट्राई बेसिक है तो 3 सीरीज बनाएगा। जैसे H2SO4 डाई बेसिक है तो वो कितनी सीरीज बनाएगा बच्चे? 2 सीरीज बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इनकरेक्ट स्ट्रक्चर। देखो बेटा, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक दोनों ही क्राउन शेप होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाइट फॉस्फोरस ऐसा ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन बेटा मैंने सवाल इसलिए दिया, कुछ बच्चों को लगता है सर ये भी तो सही है। अरे बेटा वो भूल जाते हैं, एक चीज ध्यान रखें कि कंडीशन क्या होती है, ये वाली होती है बेटा। ऐसा नहीं है कि एक कॉमन होता है, इनमें से बच्चे ये जो बेटा ऐसा ही है, यहाँ तक तो ठीक है बेटा, लेकिन ये दोनों बेटा अलग अलग होते हैं, जबकि यहाँ एक कॉमन दे दिया, इस वजह से गलत है। नजरों का धोखा है बेटा, ये सीधी सी बात ये गलत है। लगता है कि सही है पर गलत है बेटा। कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं। ध्यान रखना इस चीज का बेटा, आप लोग ध्यान रखना इस चीज पे कि कॉमन वाला केस नहीं होगा इसके अंदर, तो ये वाला इसमें से गलत है। इनकरेक्ट ऑर्डर फॉर गिवन प्रॉपर्टीज पहला दिया हुआ है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। देखिए बेटा भाई, ओल्ड स्टाइल से टीपो ये वाली सीरीज आपकी है इसके अंदर, और इसमें बेटा देखो सल्फर ऊपर से नीचे जाने पर लोअर स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, टॉप टू बॉटम जाने पर लोअर स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, और इनकी जो हायर स्टेट है ना वो +6 है। तो बेटा ऊपर से नीचे जाने पर +4 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, या मैं कहूं कि लोअर स्टेट की स्टेबिलिटी, इवन ये +2 तक भी चले जाते हैं। तो लोअर स्टेट की स्टेबिलिटी कब बढ़ती है? ऊपर से नीचे जाने पर, यानी ऊपर वालों के हायर स्टेट ज्यादा स्टेबल है। तो सल्फर का जो +6 है ना बेटा वो अच्छा खासा स्टेबल है। ये क्या करता है बेटा, +4 से +6 में जाना चाहता है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। जबकि बेटा टेलुरियम जो है ना बेटा उसका +4 से भी ज्यादा स्टेबल +2 है। तो बेटा ये +4 से +2 में कब जाएगा आप बताओ? जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा,
कितने इलेक्ट्रॉन? 2, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो वास्तव में बेटा ऊपर वाला रिड्यूसिंग है, नीचे वाला ऑक्सीडाइजिंग है, साफ साफ दिख रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर टॉप टू बॉटम बढ़ रही है, मतलब पहला स्टेटमेंट तो एकदम सही है बेटा। दूसरा बेटा रिड्यूसिंग नेचर जो पूछ रही है, ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर अपन जानते हैं बेटा कि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, तो बॉन्ड एनर्जी कम होती जा रही है, तो ये वाला आसानी से हाइड्रोजन देगा, और हाइड्रोजन आसानी से देगा तो बेटा इसकी रिडक्शन नेचर भी ज्यादा होगी, ये भी एकदम सही है बेटा। नेक्स्ट थर्मल स्टेबिलिटी, देखो ऊपर से नीचे जा रहे हो तो बेटा बॉन्ड एनर्जी कम हो रही है, मतलब जल्दी टूटेगा। टेम्परेचर देने पर जो जल्दी टूट गया मतलब वो कम स्टेबल है। वापस सुने, ऊपर से नीचे गए तो बॉन्ड एनर्जी कम हो गई, जल्दी टूट गया, टेम्परेचर देते ही टूट गया, यानी उसकी स्टेबिलिटी कम हो गई, जबकि इसने बढ़ा रखी है तो ये तो गलत हो गया बेटा। समझ आए के बाद बेटा ये वाला केस क्या है बेटा, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे पी ब्लॉक में इनर्ट पेयर इफेक्ट में ऊपर से नीचे लोअर स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन डी ब्लॉक में हायर स्टेट की स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे बढ़ती है बेटा, जो इनर्ट पेयर इफेक्ट का इनवर्स होता है। अब क्योंकि इसका +6 स्टेबल है तो WO3 स्टेबल है बेटा, और जो स्टेबल है वो क्यों इलेक्ट्रॉन खाएगा, वो इलेक्ट्रॉन नहीं खाना चाहता, तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा नहीं होती, इसी की ज्यादा होती है बेटा। तो ये जो है ना ये भी एकदम सही है, आंसर आपका सी हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा था। नेक्स्ट सवाल, Which of the following is incorrectly matched? Contact process, H2SO4 प्रिपरेशन सही बात है, ओस्टवाल ये प्रिपरेशन सही बात है। डेकोन्स प्रोसेस क्या होता है बेटा, HCl का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है CuCl2 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और अपन को क्लोरीन प्रिपेयर करनी होती है, तो तीसरा भी सही है, चौथा गलत है बेटा। डेकोन्स प्रोसेस में HCl रिएक्शन करता है, प्रिपेयर नहीं होता, माइनर मिस्टेक जल्दीबाजी बच्चा करता है इसको। PCl3 कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय, देखो PCl5 को गर्म करोगे तो जो एक्सियल वाले दोनों Cl है उनकी बॉन्ड लेंथ पहले से ज्यादा थी, वो टूट करके अलग हो जाते हैं बेटा, और PCl3 साथ में बना देते हैं बेटा, ये भी रिड्यूस होकर के PCl3 तक आ जाता है। थायोनिल क्लोराइड आ गया बेटा, ये SOCl2 है, और सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2 है। ध्यान रखना ये नाम NCERT में दिए हुए बेटा, कभी नाम से सवाल आ गया ना तो कुछ लोग सुलझ जाएंगे। SOCl2 और ये SO2Cl2 है। अब SOCl2 में सल्फर +4 स्टेट में और यहाँ सल्फर +6 में। अब आप समझ गए होंगे दोनों में से ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, आप जानते हो सल्फर +4 की या सल्फर +6 की, आप खुद बता दीजिए बेटा। SOCl2 की ज्यादा होगी ऑक्सीडाइजिंग पावर की SO2Cl2 की, भैया ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन मांगेगा ना, सीधी सी बात है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। तो ये क्या करता है बेटा, ये व्हाइट फास्फोरस को सल्फ्यूरिल क्लोराइड जो है ना वो PCl5 तक ले जाएगा, ज्यादा ऑक्सीडाइज कर देगा, जबकि ये बेटा PCl3 तक ही रोकता है। SOCl2 की ऑक्सीडाइजिंग पावर थोड़ी कम है तो ये PCl3 तक रोकता है, जबकि ये PCl5 तक ले जाता है। तो बेटा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी आपका इसमें आंसर हो जाएगा कि इसके द्वारा PCl5 मिलेगा ना कि PCl3। Which of the following does not give oxygen? देखो बड़ा एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि क्लोरेट है, परमैंगनेट है, डाइक्रोमेट है बेटा, और नाइट्रेट है, ये सब बेटा गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे अमोनियम का नाइट्रेट आ गया तो बेटा वो आपको ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं कर दे देगा। अगर अमोनियम का डाइक्रोमेट आ गया तो वो भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता बेटा। ये गर्म करने पर क्या बनाता है, N2 + Cr2O3 + पानी। ये गर्म करने पर क्या बनाता है बच्चे, ये बनाता है N2O + पानी, ठीक है। तो बात ये कि ये बेटा डिकम्पोज होके KCl + ऑक्सीजन दे देगा, ये भी दे देगा बेटा क्या, K2MnO4 MnO2 + ऑक्सीजन, ये बस खुश। और ये क्या देगा बेटा, KCl + ऑक्सीजन। पोटेशियम डाइक्रोमेट भी दे सकता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ये आपके सामने बेटा, ये कुल मिला करके ऑक्सीडाइज गर्म करने पर डिकम्पोज होके क्या बना देगा बेटा, ये बना देगा K2CrO4 प्लस ऑक्सीजन बेटा, ये रिलीज कर देगा, साथ में जो भी बन रहा है ऑक्सीजन ये भी रिलीज करेगा। और अमोनियम डाइक्रोमेट गर्म करने पर बेटा N2 + Cr2O3 प्लस पानी देता है, ये ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं करेगा, ठीक है, N2 गैस रिलीज करता है ये। Which of following acid cannot be obtained by reaction of its corresponding salt and H2SO4? ठीक है, जो भी corresponding salt है, जैसे ये हो गया है,
जैसे ये हो गया बेटा सोल्ट इसका कोरस्पॉन्डिंग M+NO3 माइनस हो गया और M+I माइनस। जब आप इनका ट्रीटमेंट कंसंट्रेटेड H2SO4 से करवाओगे ना बेटा तो F माइनस को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, HF ही बना देगा। ये भी बेटा HCl ही प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, और इसको बेटा ऑक्सीडाइज नहीं करेगा क्योंकि नाइट्रिक एसिड HNO3 की ऑक्सीडाइजिंग पावर तो H2SO4 से ज्यादा होती है, लेकिन I माइनस को ऑक्सीडाइज करके I2 बना देगा। अब इसने क्या बोला, व्हिच ऑफ फॉलोइंग एसिड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। देखो HF बन गया, HCl बन गया और HNO3 बन गया, भाई इनके सोल्ट से बना दिया आपने H+H+H+ अप्लाई करके, लेकिन यहाँ पर HI नहीं बनेगा, क्या बनेगा बेटा I2 रिलीज होगी, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। Which of following will produce product of which of following will produce product of distorted octahedral geometry, कि यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा ना बेटा एरो गायब है एक्चुअली, बस ये एरो कुछ गायब हो गया इसमें से। अब ठीक है बेटा, अब आपको साफ साफ दिखेगा सवाल कि कंडीशंस आपको दी हुई है और इनमें से किसमें बनने वाले प्रोडक्ट की जियोमेट्री डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगी, ये सवाल है बेटा। एग्जैक्टली मैंने रिएक्शन और VSEPR को जोड़ दिया। यहां बनाता है XeF2, यहां बनाता है XeF4 और यहां बनाता है F6। आप इस रेशो से भी समझ सकते हो बहुत आसानी से। ये बच्चे लीनियर होता है, ये बच्चे स्क्वायर प्लेनर होता है, और ये बेटा AB6L1 बाकायदा डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है, तो आंसर सी हो जाएगा। डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल VSEPR लगा दीजिए। Which of following metal carbide produce nitrogen fertilizer? बेटा एक बार एक्चुअली ये सवाल आ चुका है एग्जाम में, ये बनाता है CaCN2 बेटा, सॉरी CaCN2। ये एग्जैक्टली क्या है, कैल्शियम 2+ और N, ये स्पीसीज है बेटा, एग्जैक्टली ये वाली स्पीसीज है बेटा, ठीक है ना। ये फर्टिलाइजर का काम करता है कुल मिलाकर के, फर्टिलाइजर का। तो इनमें से कौन बना रहा है ऐसा, कैल्शियम का कार्बाइड। ये सवाल मैंने सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है और एनसीईआरटी के सिर्फ यूजेस में लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन जो है वो कैल्शियम कार्बाइड से रिएक्शन करके एक फर्टिलाइजर बना देता है, फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करने में काम आता है। तो ये वाला इसमें फर्टिलाइजर बनता है, ठीक है ना, क्लियर है ना बच्चे। Next, which of following property is not shown by NO? It combined with oxygen to form NO2। सही बात है बेटा, इसका ऑक्सीडेशन होता है प्लेटिनम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, NO2 बनाता है भैया, ओस्टवाल्ड प्रोसेस का पहला स्टेप। दूसरा बेटा बॉन्ड ऑर्डर 2.5 इलेक्ट्रॉन गिन लो, 7 इसके 8 इसके 15 है, तो 15 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 ही होता है, 14 पे 3 होता है, आधा कम कर दो। नेक्स्ट क्या बोला है, डायमैग्नेटिक। अरे भाई ये गलत बात है बेटा, 15 इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है तो ये पैरामैग्नेटिक होता है। न्यूट्रल ऑक्साइड एकदम सही बात, NO, N2O, N2O3, N2O4 या NO2 और N2O5। बच्चे ये दोनों इनमें से न्यूट्रल होते हैं और ये एसिडिक होते हैं, और इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ साथ। क्लियर है बच्चों को। कैल्शियम फॉस्फाइड की रिएक्शन डाइल्यूट HCl से करवाई गई, साफ साफ दिख रहा है बेटा कि देखो एक कैल्शियम का +2, 3 का +6, तो इन दोनों पर -6 है, एक पर -3 होगा, और 3 हाइड्रोजन सप्लाई कर दो, PH3 बना देगा है। HI बनाएगा बेटा, एसिड बेस रिएक्शन करेगा तो PH4I बना देगा, और KOH वापस से इसको हटाएगा तो PH3 बनेगा। और एक्चुअली ये वाला पोर्शन करते क्यों है, क्योंकि ये बेटा प्योर कंडीशन में मिल जाता है। यहाँ इनिशियली कैसा होता है, इम्प्योर। इसमें इम्प्योरिटी होती है किसकी बेटा, P4H4 की या फिर P4 की बेटा, ये P2H4 भी हो सकता है, P2H4 किसकी, P2H4 की और P4 की इम्प्योरिटी। और इन्हीं इम्प्योरिटी की वजह से ये इन्फ्लेमेबल होता है, कौन सी कंडीशन, X पोजीशन में। फिर जब आप एसिड से ट्रीट HI से ट्रीट करवाते हो तो ये बेस होने की वजह से रिएक्शन करता है फिर, और बाकी रिएक्शन नहीं कर पाते, बाकी जो दोनों है ना वो रिएक्शन नहीं कर पाते बेटा, तो फिर फाइनली KOH के साथ में इसको सेपरेट कर लिया जाता है। तो क्या है, X इज इन्फ्लेमेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस कंपाउंड X एंड Y रेस्पेक्टिवली।
तो देखो ना XPH3 हो गया, सही बात है, इसका कोई चांस ही नहीं है बेटा। और Y क्या हो गया बेटा, PH4I, बिल्कुल एसिड बेस रिएक्शन करके ही बना देगा। ये खत्म हो गया, PH4 प्लस इनिशियली नहीं बनता बेटा, और ये भी नहीं बनेगा। क्लियर है मेरे हिसाब से। एक्चुअली मुझे आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी कि ये इम्प्योरिटी की वजह से जो है ना फ्लेमेबल इनफ्लेमेबल होता है बेटा, इम्प्योरिटीज की वजह से, ठीक है। Incorrect about trisilalamine. Exactly trisilalamine NSiH3 का होल थ्राइस विद लोन पेयर। और इसमें बच्चे ये क्या होता है कि बैक बॉन्डिंग इसमें अच्छी खासी होती है बेटा। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल और इसका लोन पेयर बेटा, बिल्कुल होती है बैक बॉन्डिंग इसकी बेटा। तो इट हैज पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड सिलिकॉन, ये तो एकदम सही बात है बेटा, पहला तो सही है। इट इज ट्राइगोनल प्लेनर, एकदम सही बात है, क्योंकि इसका लोन पेयर तो इसमें पार्टिसिपेट कर गया, तो बेटा सिर्फ 3 ही तो सिग्मा बॉन्ड बचे ना, AB3H0, क्योंकि लोन पेयर तो बॉन्ड में चला गया, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, सही बात है। स्ट्रांगली बेसिक, ये बात गलत हो गई। क्यों? क्योंकि इसका लोन पेयर जब इसके अंदर चला गया बैक बॉन्डिंग में, तो किसी दूसरे को देने के लायक नहीं बचा, घर में काम आ गया। और बेटा बेसिक लोन लुईस बेसिक कब होता है बेटा, जब किसी बाहर वाले को इलेक्ट्रॉन दे। बेटा ये तो कुछ बच्चे सोचते हैं ये बेसिक हो तो क्या, नहीं बेटा, बेसिक वो लुईस बेसिक वो जो किसी बाहर वाले को इलेक्ट्रॉन दे, घर में नहीं। तो बेटा इसके तो घर में ही काम आ गए, बाहर वाले को देने के लायक रहा ही नहीं बेटा। ऐसी स्थिति में इसकी लुईस बेसिक स्ट्रेंथ नहीं होगी। फिर जो बैक बॉन्डिंग है वो p/d है, एकदम सही बात है, क्योंकि नाइट्रोजन का p काम आ रहा है और सिलिकॉन का d काम आ रहा है, ठीक है बच्चे। Which of the following statement is incorrect? With excess ammonia, chlorine gives N2 and NH4Cl. देखते हैं बेटा, समझना कि जब आपने अमोनिया एक्सेस में लिया हुआ है तो क्लोरीन, समझना क्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, और ये इसको ऑक्सीडाइज करना भी चाहता है, और इसको वो 0 स्टेट तक ले जाएगा। 0 तक ही क्यों ले जा पाया? क्योंकि ये एक्सेस में, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में बेटा, इसलिए इसको सिर्फ 0 तक ही ले जा पाएगा, ठीक है। और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खाएगा भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इलेक्ट्रॉन खाएगा बेटा। एक क्लोरीन तो एक इलेक्ट्रॉन खाता है, तो Cl माइनस बनाएगा और H यहाँ से फ्री होगा, वो HCl बना देगा। लेकिन काम पूरा नहीं हुआ, रुक जाओ अभी। अब जो HCl बना और ये एक्सेस में था, समझ रहे हो आप लोग बेटा, ये एक्सेस में था तो अमोनिया बची हुई थी ना बेटा, उस अमोनिया के साथ एसिड बेस रिएक्शन करे बिना रुकेगा थोड़ी, तो इस तरह से ये NH4Cl और N2 प्रोड्यूस करता है। तो विद एक्सेस ऑफ अमोनिया क्लोरीन गिव्स N2 एंड NH4Cl, ये स्टेटमेंट एकदम सही है बेटा। दूसरा विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड क्लोरीन गिव्स मिक्सचर ऑफ NaCl होती है, NaCl एंड N2, ये भी एकदम सही है बेटा। पहले बता चुका हूं मैं कि कंसंट्रेटेड में बेटा 15 नंबर देता है, -1 और प्लस का 5। नेक्स्ट HCl रिएक्ट विद फाइनली पाउडर्ड आयरन। जब HCl इससे रिएक्ट करता है तो बेटा वो FeCl2 तक ही चला जाता है, आगे नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि अगर Fe का +3 बनेगा भी ना, तो इसमें साथ में जो H2 गैस बनती है ना बेटा, वो इसको रिड्यूस कर देती है बेचारे को वापस। ये इसको +2 तक ही रखती है, इसको +3 में नहीं जाने देता। और इसने क्या बोला, फेरिक क्लोराइड बनता है FeCl3, गलत बात बेटा, एकदम गलत। क्लोरीन बना सकता है लेकिन HCl नहीं बना सकता, और वो प्रॉब्लम H2 करता है बेटा। ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और इसको +3 को +2 में रखता है बस। बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ फ्लोरीन, सही बात है बेटा, लोन पेयर रिपल्शन के कारण। क्लोरीन में भी लोन पेयर होते हैं लेकिन उनकी बड़ी साइज पे लोन पेयर रिपल्शन इफेक्टिव नहीं हो पाता बेटा। तो फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन सिर्फ क्लोरीन से क्या, ब्रोमीन से भी कम हो जाती है। Which of the following halogen oxide is used? I2O5 काम आता है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन में। क्लियर कर, एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई बेटा, सीधी सी बात ये है कि ओवरऑल जो कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन में बेटा ये काम आता है, आयोडीन और CO2 प्रोड्यूस करता है बेटा, ठीक है ना, तो उसके एस्टिमेशन में काम आता है। मोलर रेशियो में रिएक्शन होती है, वहां काम आता है। A mixture of KClO3, H2C2O4 and sulfuric acid is heated, ठीक है बच्चे। ये ऑक्सैलिक एसिड है कुल मिलाकर के, और कंसंट्रेटेड H2SO4 का मीडियम दिया गया। तो बेटा एक्चुअली ये बनाता क्या है, सुनिए मेरी बात बेटा, ये बनाता है KCl और ऑक्सैलिक एसिड तो बेटा CO2 में बदलता है। अब इसमें बेटा एक्चुअली क्लोरीन +5 से -1 में चला गया।
और बेटा यहाँ मैक्सिमम चेंज हो रहा है कितने का, 6 का। इससे ज्यादा चेंज किसी की स्टेट में नहीं होता बेटा। आप सोल्व कर लीजिए भाई, H2C2O4 है तो बेटा 2 हाइड्रोजन का +2 हो गया, 2 कार्बन का 2x, 4 ऑक्सीजन का -8 बराबर 0। तो बेटा यहाँ से देखो ये बच गया कितना, -6, इधर जाके +6 बेटा, तो x बराबर +3 था, +4 में तो बदला। ये तो स्थिति ना, 4 2 8 2 6, ठीक है बेटा। जबकि यहाँ चेंज कितने का हुआ, यहाँ चेंज हुआ 6 का। तो बेटा क्लोरीन के में मैक्सिमम चेंज आता है। ये भी बेटा एक बार क्या है कि AIPMT में पूछा हुआ सवाल है, NCERT में दिया हुआ नहीं है, फिर भी मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि AIPMT में पूछा हुआ सवाल बेटा, बाई द वे अगर रिपीट हो जाए तो। Which of following statement is not correct? Gold and platinum does not react with oxygen. एकदम सही बात है बेटा, नोबल मेटल कहते हैं। एल्यूमिनियम, बेकार आलू फेंका करो, कुछ याद आया हो तो बेकार आलू फेंका करो। ये चारों प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बना लेते हैं बेटा, एकदम सही बात है। एक बार रिएक्शन तो करते हैं लेकिन उसके बाद लेमिनेशन हो जाता है इनके ऑक्साइड का बेटा, इनके चारों तरफ। कॉपर ऑन रिएक्शन विद HNO, अरे भैया H2 थोड़ी प्रोड्यूस कर देगा। अरे कॉपर बेटा रिएक्शन जरूर कर सकता है HNO3 के साथ में, डाइल्यूट में भी और कंसंट्रेटेड में भी बेटा। क्या क्या बना देता है, कॉपर नाइट्रेट बना देगा, पानी बना देगा, कॉपर नाइट्रेट बना देगा, पानी बना देगा। और बेटा उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ प्रोडक्ट लिखो साथ में, कंसंट्रेटेड है तो NO2 बनाएगा और ये NO बनाता है, लेकिन H2 प्रोड्यूस नहीं करता बेटा। इलेक्ट्रॉन खाता जरूर है कॉपर से, कौन खा रहा है, लेकिन नाइट्रोजन खा रहा है बेटा, नाइट्रोजन खा रहा है, H+ को इलेक्ट्रॉन बेटा नसीब नहीं हो रहे, तो सी है। गोल्ड एंड प्लेटिनम कैन नॉट बी डिसॉल्व बेटा, गोल्ड एंड प्लेटिनम कैन बी डिसॉल्व इन एक्वा एरिया, सही बात है। मैंने सोचा इनकरेक्ट था तो तीसरा हो तो गया, हाँ डिसॉल्व हो सकता है, सही बात है बेटा। गोल्ड और प्लेटिनम को एक्वा एरिया में डिसॉल्व करते हैं। एक्वा एरिया क्या होता है बेटा, 3 हिस्से HCl के और 1 हिस्सा HNO3 का। तो गोल्ड तो किस में बदल जाता है, HAuCl4 में, और प्लेटिनम किस में बदल जाता है, H2PtCl6 में बेटा। क्लियर है बच्चों आप लोगों को ये वाली बात, और ये इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं एक्वा एरिया में। ओके बेटा, अब बात ये है बेटा सुनो मेरी कि मैंने यहाँ पर कुछ सवालों की संख्या ज्यादा ली है, स्पीड भी थोड़ी ज्यादा रखी है, इसलिए क्योंकि इस चैप्टर में खासकर प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। आप लोग NCERT की रीडिंग लगाइए, फिर इसे पढ़िए, या फिर इसे पढ़ने के बाद NCERT की रीडिंग लगाइए, आपको बेटा बहुत अच्छा लगेगा। ओके बेटा, बाय, थैंक्स, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बेटा।